हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर फिफ्थ सेमेस्टर का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका फर्स्ट पेपर जिसका नाम है तुलनात्मक सरकार एवं राजनीति यूके यूएसए स्विट्जरलैंड एवं चीन। ठीक है, इसको इंग्लिश में देखें कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स यूके यूएसए स्विट्जरलैंड एंड चाइना, इस पेपर का नाम है। तो इसमें हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 इनको हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 को। ठीक है, तो यूनिट 4 में हमें पढ़ना क्या है, वी औपनिवेशीकरण के विषय में एवं विकासशील विश्व में राज्य की भूमिका क्या है इसके विषय में पढ़ना है। डीकोलोनाइजेशन एंड द रोल ऑफ स्टेट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, इसके विषय में हमें कंप्लीट डिस्कस करना है। तो इससे पहले हमने सिलेबस को कंप्लीट डिस्कस किया है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर को भी डिस्कस किया है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 इनकी हमने कंप्लीट वीडियोस बना दी है एक एक वीडियो में। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे सारी वीडियोस बहुत ही व्यवस्थित क्रम में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां पर आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 को। ठीक है, इसमें पढ़ना है डीकोलोनाइजेशन के विषय में एंड द रोल ऑफ स्टेट इन डेवलपिंग वर्ल्ड्स के विषय में पढ़ना है। ठीक है, तो इसके विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वी औपनिवेशीकरण क्या है, डीकोलोनाइजेशन क्या है, इसके विषय में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू से पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे तो इससे जितने भी डाउट हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे और इससे जो भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को आप इजिली आंसर दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वी औपनिवेशीकरण क्या है, डीकोलोनाइजेशन क्या है, इसका अर्थ देखें तो वी औपनिवेशीकरण का अर्थ किसी उपनिवेश को समाप्त करना, अभी आप ध्यान से देखने चला, और एक नए स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना। ठीक है, वह प्रक्रिया है जिसमें एक देश जो होता है, एक देश किसी दूसरे देश के शासन से मुक्त हो जाता है। यानी कि जैसे कि भारत देश था, तो भारत देश पर एक तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य जो था, ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करते, वो गुलामी कर रहे थे हमारे भारत देश पे, उनका गुलाम था। तो हमने क्या किया, एक तरीके से उन लोगों को भगाया। तो यही वी औपनिवेशीकरण है कि एक तरीके से वह एक तरीके से प्रक्रिया जिसके माध्यम से हमने उनको भगाया, उनको यहाँ से अपने एक तरीके से मुक्त राष्ट्र बनाया, एक अपना देश को उन ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र बनाया, उनसे मुक्त कराया। तो यही एक तरीके से जो प्रक्रिया है वी औपनिवेशीकरण है। आगे बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, आप आगे पढ़ते चलिए। ठीक है, तो एक बार पुनः देख लेते हैं इसका अर्थ क्या है। किसी उपनिवेश का मतलब है जो ब्रिटिश साम्राज्य थे उनके विषय में, तो उपनिवेश को समाप्त करना और एक नए राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना, यही एक तरीके से वी औपनिवेशीकरण है। वह एक तरीके से वह प्रक्रिया है जिसमें एक देश किसी दूसरे देश के शासन से मुक्त हो जाता है। आगे हम पढ़ते हैं और तो अच्छे से समझ। वी औपनिवेशीकरण क्या है, इसके अर्थ क्या है, इसके विषय में। वी औपनिवेशीकरण किसी उपनिवेश को समाप्त करने के संबंध में प्रयुक्त शब्द है जहां एक राष्ट्र का निर्माण होता है जो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित होता है। ठीक है, ये चीजें आगे हम देखते हैं। वी औपनिवेशीकरण कब प्रारंभ हुआ, ठीक है, कब प्रारंभ हुआ इसके विषय। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो शक्तियां हैं, शक्ति देशों के बीच शीत युद्ध का प्रादुर्भाव हुआ और यह साम्राज्यवाद की उल्टी प्रक्रिया है। ठीक है, इंपीरियलिज्म जो होता है, ये साम्राज्यवाद जो होता है उस चीज की एक उल्टी प्रक्रिया है जिसमें उपनिवेश राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र राष्ट्र बन जाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से वे उपनिवेशीकरण सामान्यतः कब हुआ, लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 90 तक की अवधि तक ये बहुत यानी कि यहाँ पर देखा गया वी औपनिवेशीकरण प्रक्रिया। ठीक है, तो यानी कि इस समय ज्यादातर देश स्वतंत्र हुए, लोगों के यानी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य या फिर फ्रेंच या फिर डच वगैरह जो साम्राज्य थे, एम्पायर थे, उनसे जो गुलाम उन्होंने बनाया था, तो उनसे स्वतंत्र होकर नए राष्ट्रों का निर्माण कर रहे थे। इसी काल में सबसे ज्यादा हुआ। तो ये मुख्य रूप से ऐतिहासिक दृष्टि से वी औपनिवेशीकरण सामान्यतः इसी काल में, इसी अवधि को कहा गया जाता है। आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमने एक शब्द का यूज किया, साम्राज्यवाद। ये क्या है, तो इंपीरियलिज्म जो होता है ये क्या है, इसके विषय में देखते हैं। तो एक तरीके से इंपीरियलिज्म वे एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक शक्तिशाली राष्ट्र अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से नियंत्रण स्थापित करता है। यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसके तहत एक देश दूसरे देश के संसाधनों, बाजारों और लोगों का शोषण करता है। ठीक है, तो जैसे प्राचीन भारत में आपने देखा ही होगा कि कई सारे जो राजा हुआ करते थे, तो सम्राट अशोक वो अपने क्षेत्र में तो था ही, लेकिन वो पूरे विश्व भर के क्षेत्रों को कब्जाना चाहता था, वहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। तो एक तरीके से यही जो है साम्राज्यवाद की भावना है, इनकी विचार है, जो इस तरीके से इंपीरियलिज्म यानी कि वो कब्जियाना चाहते हैं उन इलाकों को, उनका अपने रूप से नियंत्रण करें, उनका अपने रूप से राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से उसका लाभ उठाएं। तो यही चीज़ है। आगे हम देखते हैं, एक चीज़ उपनिवेशवाद का भी हमने यूज किया। कहाँ पर, यहाँ पर हमने जब पढ़ा रहा था, यहाँ पर हमने कहा उपनिवेश को समाप्त करना। तो उपनिवेशवाद क्या है इसके विषय में थोड़ा समझते हैं। उपनिवेशवाद ये क्या है, तो उपनिवेशवाद इसके विषय में देखते हैं।
तो उपनिवेशवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक शक्तिशाली देश कमजोर देश पर अपना राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है। ठीक है, कैसा? राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से नियंत्रण स्थापित करता है, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। आगे हम देखते हैं, और उपनिवेशवादी देश, उपनिवेशित देश के संसाधनों का, जो उपनिवेशवादी देश है जैसे कि ब्रिटेन था, तो वहाँ के लोगों ने हमारे देश पर, अपने भारत देश पर, एक तरीके से उपनिवेशित देश जो है भारत है, तो भारत के संसाधनों का दोहन करते थे और अपनी आर्थिक वृद्धि के लिए उनका उपयोग करते थे। यानी हमारे देश के संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधन या फिर जो श्रम वगैरह है, लोगों हैं इनकी माने जो है, उनका श्रम का एक तरीके से अपने रूप में उपयोग कराते थे। ठीक है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, इसके विषय में हम देखते हैं। तो उपनिवेशवाद से क्या तात्पर्य है? उपनिवेशवाद से तात्पर्य किसी शक्तिशाली एवं विकसित राष्ट्र द्वारा किसी निर्बल एवं अविकसित देश पर उनके संसाधनों को अपने हित में दोहन करने के लिए राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना है। ठीक है, क्या? तो उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? तो यही चीज़ हमने पहले बताया, क्या कि उपनिवेशवाद से तात्पर्य है कि शक्तिशाली एवं विकसित जो राष्ट्र हैं उनके द्वारा निर्बल, जो कमजोर हैं, गरीब देश हैं, जो अविकसित देश हैं, उन पर उनके संसाधनों को अपने हित के लिए, अपने हित में दोहन करना, उनका उपयोग करना और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना उन पर। ठीक है, तो यही चीज़ होती है उपनिवेशवाद। इस क्रम में औपनिवेशिक शक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उपनिवेशों पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक नियंत्रण भी स्थापित करते हैं। तो पूर्ण रूप से जो है वो राजनीतिक हो, सामाजिक, आर्थिक, हर तरह से नियंत्रण स्थापित करते हैं। जो भी एक तरीके से उपनिवेशवाद, जो ब्रिटेन वगैरह जो जैसे आए थे, तो अपने भारत देश पर एक तरीके से पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, यहाँ के कई सारे जो कच्चे पदार्थ होते उनको अपने देश में भेज देते थे, सांस्कृतिक नियंत्रण करते थे, वो अपनी लैंग्वेज को यहाँ पर प्रचार प्रसार करते थे। तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह से वो उन्होंने अपना एक प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, यहाँ पर आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं जो इनके विश्व भर में जो एक तरीके से उपनिवेशीकरण जो हुआ था, उसमें देखिए ब्रिटिश एम्पायर जो है, ब्रिटिश एम्पायर इन्होंने कहाँ पर, देखिए नीले वाले भाग में, यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पर स्थापित किया था अपना शासन प्रशासन। यहाँ पर देखिए तो कितने बड़े बड़े क्षेत्रों में अपना एक क्षेत्र को स्थापित कर लिया था, उसको अपने अंडर में ले लिया था, नियंत्रण कर रखा था। स्पेनिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर जो है, यहाँ पर पिंक में कलर में देख सकते हो, रशियन एम्पायर देखिए, ये रशिया एम्पायर, इनकी USSR जो था, तो एक समय एक तरीके से संगठित थे, वहाँ पर अपना नियंत्रण रखता था रूस। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा आप ग्राफ में देख सकते हैं। USA यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हो डच एम्पायर है यहाँ पर, और इस जर्मन एम्पायर, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से किस तरीके से कौन कौन क्षेत्र कहाँ के लोगों ने नियंत्रण किया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ये जो नियंत्रण किए हैं, धीरे धीरे आज कितने सारे देश बन गए हैं, इन जो जहाँ पर जो यानी कि जिस जगह पर जो वहाँ के लोकल निवासी थे, जो वहाँ के मूल निवासी थे, वही तो उस देश के चलाना चाहते हैं, वो मूल रूप से स्वतंत्र होना चाहते थे। तो धीरे धीरे विऔपनिवेशीकरण होना शुरू हुआ। जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के बाद विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो लोगों में विचार आने लगा कि हमें स्वतंत्र होना चाहिए, हमारे ऊपर गुलामी किसी की नहीं होनी चाहिए। तो फिर प्रक्रिया आई विऔपनिवेशीकरण के कारण क्या थे, आखिर क्यों ये चीजें स्टार्ट हुई। ठीक है, इसके विषय में हम देखते हैं। तो विऔपनिवेशीकरण के कारण क्या है, तो इसके कारण कई कारणों से हुआ है, जिनमें शामिल है राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, इसमें हम देखते हैं, तो उपनिवेशित देशों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। जिस देश में लोगों ने नियंत्रण रखा था, उन देश के लोगों में एक तरीके से स्वतंत्रता की भावना, राष्ट्रवाद की भावना तो उनमें विकसित होने लगी, अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध जो है इसका प्रभाव भी पड़ा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध ने उपनिवेशवादी जो होते थे, जिसके ब्रिटेन वगैरह, फ्रेंच वगैरह, तो शक्तियों को कमजोर कर दिया था। यानी कि इन शक्तियों को कमजोर कर दिया, क्योंकि ये अभी द्वितीय विश्व युद्ध लड़कर आए हैं, तो एक तरीके से कमजोर थे। अब इतने बड़े देश को, इतने बड़े क्षेत्रों को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो यहाँ पर उसका भी एक प्रभाव हुआ, उपनिवेशित देशों में स्वतंत्रता की आकांक्षा को बढ़ावा दिया। आगे हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र का गठन। संयुक्त राष्ट्र के गठन ने स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया और उपनिवेशवाद का विरोध किया। ठीक है, तो उपनिवेशवाद का विरोध किया। साथ ही साथ USA और USSR, जो रूस वगैरह थे, इन्होंने कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर ये यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं मदद करने की कोशिश की कि हर एक देश अब मूल रूप से स्वतंत्र हो जाए। इस विचार पर उन्होंने महत्वपूर्ण बल दिया है। शीत युद्ध हम देखते हैं। शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों ने उपनिवेशित देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की, जिसके परिणाम स्वरूप कई उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिली। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आगे हम और चीजें देखते हैं, विऔपनिवेशीकरण का प्रभाव क्या रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं विऔपनिवेशीकरण के दूरगामी प्रभाव
हुए हैं, जिनमें शामिल है जैसे कि नए राष्ट्रों का उदय हुआ, तो इसका जो प्रभाव पड़ा, इफेक्ट क्या पड़ा, तो इसके कारण से इसका इफेक्ट जो पड़ा, दुनिया भर में कई नए देश, नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जहाँ पर लोग ब्रिटिश का या फ्रेंच का या फिर जर्मन का या डच एम्पायर जो भी थे, अमेरिका का, यूएसएसआर का, जो भी लोगों का नियंत्रण था, उन क्षेत्रों वाले लोग जहाँ पर नियंत्रण कर रहे थे, मूल निवासियों ने अपने राष्ट्रवाद की भावना को सर्वोपरि रखा और अपने देश के लिए उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और नए राष्ट्र, नए देशों का, कई सारे नए देशों का उदय हुआ। आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बड़े बदलाव आए और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का महत्व बढ़ गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का महत्व बढ़ गया। ठीक है, तो इसका एक इफेक्ट ये भी पड़ा ताकि एक दूसरे पर कहीं ना कहीं नियंत्रण स्थापित ना करें लोग, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का में परिवर्तन भी हुआ। आर्थिक चुनौतियां जो है, नौ स्वतंत्र राष्ट्रों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यानी कि जो नए नए स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे, अभी भी जो नए विकसित, यानी कि मूल रूप से स्वतंत्र हुए हैं, तो उनमें क्या हुई, एक तरीके से आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, विकास की समस्याएं, ये सारी चीज़ें। आगे हम देखते हैं सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव में हम देखते हैं तो औपनिवेशवाद जो है के प्रभावों को दूर करने और अपनी सांस्कृतिक पहचान को पुनर्स्थापित करने के लिए 9 स्वतंत्र राष्ट्रों ने कई प्रयास किए, यानी कि सांस्कृतिक प्रभाव जो थे उनको क्या किया, औपनिवेशवाद के प्रभावों को दूर करने और अपनी सांस्कृतिक पहचान को पुनर्स्थापित करने के लिए 9 राष्ट्रों ने पूर्ण रूप से कई प्रयास किए। आगे हम देखते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या होता है। विऔपनिवेशीकरण 20वीं सदी की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने दुनिया के राजनीतिक मानचित्र को बदल दिया। दुनिया के मानचित्र को बदल दिया। पहले क्योंकि क्षेत्र जो नियंत्रण कर रहे थे उस हिसाब से मैप को दर्शाया गया, लेकिन यहाँ पर जो नए राष्ट्र उदय हुए उसने पूरी तरीके से, यानी कि पूरे मानचित्र को ही बदलने की कोशिश, बदल दिया है। हालांकि विऔपनिवेशीकरण के बाद भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं और नौ स्वतंत्र राष्ट्रों को अभी भी विकास के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए जैसे कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम, अफ्रीका में विऔपनिवेशीकरण, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे हम देखते हैं उपनिवेशवाद जो है इसकी प्रक्रिया क्या थी। उपनिवेशवाद कैसे ब्रिटिश साम्राज्य के लोगों ने आमतौर पर निम्नलिखित चरण शामिल हैं, तो उन्होंने कैसे स्थापित किया, हमको कैसे नियंत्रण किया। तो सैन्य विजय, उपनिवेशवादी शक्ति सैन्य बल का प्रयोग करके स्थानीय लोगों को पराजित करती है। ठीक है, तो वहां पर पराजित कर दी, तो अब उसका नियंत्रण स्वतः लेंगे। तो राजनीतिक नियंत्रण, विजेता शक्ति स्थानीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करती है। आर्थिक शोषण, उपनिवेश का आर्थिक रूप से शोषण किया जाता है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, सस्ते श्रम का उपयोग किया जाता है। सांस्कृतिक प्रभाव देखा जाए तो उपनिवेशवादी संस्कृति स्थानीय संस्कृति को प्रभावित करती है। ठीक है, वहां की लोकल जो मूल संस्कृति है उसको प्रभावित करती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया। एक जटिल प्रक्रिया थी ये जो थी विऔपनिवेशीकरण। ऐसे आसानी से स्वतंत्रता नहीं मिल गई। भारत देश कितने न जाने कितने लोगों की यहाँ पर बलिदान पड़ा। तो एक तरीके से भारत जैसे देशों या फिर जो भी अन्य देश स्वतंत्रता प्राप्त किए उनको कितनी सारी समस्याओं को झेलना पड़ा। तो यहाँ पर एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी। ऐसे कोई क्यों ही छोड़ देगा, स्वतंत्र कर देगा। तो एक तरीके से एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें कई कारक शामिल थे। उपरोक्त चित्र विऔपनिवेशीकरण के विभिन्न चरण को दर्शाता है, जैसे कि राष्ट्रवादी आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका आदि, ये सारी चीजें। ठीक है, आगे हम देखते हैं विऔपनिवेशीकरण के परिणाम क्या पड़ा इसका। तो विऔपनिवेशीकरण के परिणाम स्वरूप विश्व के राजनीतिक मानचित्र में बड़े बदलाव आए। ठीक है, सबका मैप बना, यानी कि हर एक देशों की अपनी एक जो क्षेत्र सीमा है वो दर्शाया गया। नए देशों का उदय हुआ और शीत युद्ध की तीव्रता बढ़ गई। और हालांकि विऔपनिवेशीकरण जो है के बाद भी कई चुनौतियां बनी रही उन देशों में, जैसे कि गरीबी, अशांति और विकास की समस्याएं। तो ऐसा नहीं है स्वतंत्र हो गए तो धीरे धीरे लेकिन डेवलप करेंगे। तो एक तरीके से जब मूल रूप से स्वतंत्र हो गए तो अब कहीं ना कहीं अपने देश के आर्थिक विकास पर वो ध्यान देंगे। आगे हम देखते हैं विऔपनिवेशीकरण और विकासशील विश्व में राज्य की भूमिका क्या है। विकासशील राज्य की भूमिका, विश्व में राज्य की क्या भूमिका है, तो इसके विषय में देखते हैं द रोल ऑफ स्टेट इन डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं विऔपनिवेशीकरण। तो वह इसके विषय में पहले ही बता दिया, यह एक ऐसी ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जिसमें उपनिवेशों ने विदेशी शासन से मुक्ति प्राप्त की। 20वीं सदी के मध्य में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने विश्व के राजनीतिक मानचित्र को बदल दिया। विऔपनिवेशीकरण के बाद उभरते नए राष्ट्रों के सामने कई चुनौतियां थी और इन चुनौतियों का सामना करने में राज्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। आगे हम देखते हैं विकासशील देशों में राज्य की एक तरीके से विकासशील जो देश हुए थे उनमें राज्य की क्या भूमिका थी इसके विषय में देखिए। आर्थिक विकास, विऔपनिवेशीकरण के बाद विकासशील देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो थी आर्थिक विकास की थी कि कैसे किया जाए आर्थिक विकास, इस देश को कैसे चला जाए। उपनिवेशों के रूप में इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं मुख्य रूप से कच्चे माल के उत्पादन और निर्यात पर निर्भर थी। स्वतंत्रता के बाद इन देशों ने औद्योगिक
औद्योगिकीकरण और आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। राज्य की भूमिका को महत्वपूर्ण माना क्योंकि इसके बिना कहीं ना कहीं आर्थिक विविधीकरण को नहीं, यानी इसको बढ़ावा देना है तो कहीं ना कहीं राज्य की भूमिका को महत्व देना पड़ेगा, तो महत्वपूर्ण माना। उसी के आधार पर राज्य ने सार्वजनिक क्षेत्रों में निवेश किया। उस देश के विभिन्न राज्य हुए और उन हर एक क्षेत्रों में कहीं ना कहीं सार्वजनिक क्षेत्रों में निवेश किया और बुनियादी ढांचे का विकास किया और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाई। एक तरीके से हर एक राज्य की जो नीतियां हैं उन नीतियां बनाई, तो एक तरीके से जिससे कि कहीं ना कहीं आर्थिक विकास हो सके उस राज्य उस देश का। ठीक है, सामाजिक न्याय, विऔपनिवेशीकरण के लिए सामाजिक न्याय भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। उपनिवेशवाद के दौरान सामाजिक असमानता बढ़ी थी और गरीबी व्याप्त थी। राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और अन्य सामाजिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए कदम उठाए। जो राज्य थे उन्होंने इन सभी पर ध्यान दिया, शिक्षा पर, व्यवस्था और इन चीज़ों पर, आवास पर या फिर अन्य जो सामाजिक सेवाएं उनको प्रदान करने में कदम उठाए, तो एक तरीके से जिससे कि वहाँ का विकास हो सके। आगे देखते हैं राजनीतिक स्थिरता। विऔपनिवेशीकरण के बाद कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता देखी गई। नई सरकारों को स्थापित करने और लोकतंत्र को मजबूत करने के में चुनौतियां थी। राज्य ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए प्रयास किए। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकता हूँ कि जो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थिरता भी बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका था, क्योंकि उस समय ना तो आर्थिक अच्छी थी, आर्थिक स्थिति अच्छी थी, ना समाज में उतना समाज अच्छा था, क्योंकि अभी अभी स्वतंत्र हुआ है राष्ट्र, तो उसको कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्टेबल करना पड़ेगा, स्थिरता लानी पड़ेगी। तो तांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। आगे देखते हैं विकासशील देशों में जिसमें राज्य की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। आगे हम देखते हैं विकासशील देशों में राज्य की चुनौतियां क्या क्या थी, जैसे कि सीमित संसाधन। विकासशील देशों के पास सीमित वित्तीय और मानव संसाधन थे, जिससे विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बाधाएं आई। ठीक है, तो एक तरीके से एक तरीके से विकासशील देशों के पास सीमित वित्तीय और मानवीय संसाधन थे, जिसके कारण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बाधाएं आई। आगे देखते हैं भ्रष्टाचार एक प्रमुख समस्या थी जिसने विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न की। कुशासन देखते हैं, कुशासन के कारण विकास कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो पाया एक तरीके से। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय दबाव। विकासशील देशों को अक्सर विकसित देशों के आर्थिक और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव, विकासशील जो देशों हैं उनको हमेशा लगभग कई बार आर्थिक रूप से या राजनीतिक दबाव का सामना करना ही पड़ता था। आगे देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन यहाँ पर कि क्या निकलता है। तो विऔपनिवेशीकरण के बाद विकासशील देशों में राज्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। राज्य ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, सामाजिक न्याय स्थापित करने और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई भूमिकाएं निभाई है राज्य के द्वारा। ठीक है, और हालांकि सीमित संसाधन, भ्रष्टाचार, कुशासन जैसे चुनौतियों ने विकास के मार्ग में बाधा भी उत्पन्न की, फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं प्रयास करने की कोशिश की। आगे हम देखते हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विकासशील देशों में राज्य की भूमिका और चुनौतियां समय के साथ साथ बदलती रही है। वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी और अन्य कारकों ने विकास के परिदृश्य को बदल दिया। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण है कि राज्य में यानी कि विकासशील देशों में राज्य की क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है, इसके विषय में हमने कंप्लीट डिस्कस किया। ठीक है, तो विऔपनिवेशीकरण और साथ ही साथ हमने जो हमने देखा इनकी राज्य की भूमिका, इनकी विकासशील राज्य जो देश हैं उनमें राज्य की क्या, इस इनकी विऔपनिवेशीकरण से या फिर इससे जो MCQ बन सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसके विषय में हम देखते हैं। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक तरीके से उपनिवेशों में किसकी भावना तेजी से बढ़ी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशों में किसकी भावना तेजी से बढ़ी, साम्यवाद की, राष्ट्रवाद की या फिर पूंजीवाद? बताओ आप सभी इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रवाद, जो कि पहले ही बताया, अभी बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद धीरे धीरे मतलब कि लोगों को अपनी स्वतंत्रता में यानी कि एक तरीके से पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य की स्थापना, स्वतंत्र देश की स्थापना करना, गुलामी से मुक्ति प्राप्त करना, तो उनके इनकी अंतरात्मा में यानी कि एक तरीके से भावना तेजी से बढ़ने लगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम देखते हैं विऔपनिवेशीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण था? बताओ सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कारक था? संयुक्त राष्ट्र, शीत युद्ध, राष्ट्रवादी आंदोलन या उपरोक्त सभी? अब बताओ, विऔपनिवेशीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र जो उन्होंने सहयोग दिया वो भी महत्वपूर्ण था, शीत युद्ध बिल्कुल महत्वपूर्ण था, राष्ट्रवादी आंदोलन ये भी महत्वपूर्ण, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम ने किस प्रकार विऔपनिवेशीकरण को प्रभावित किया, किस तरीके से विऔपनिवेशीकरण को प्रभावित किया? अन्य उपनिवेशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, अहिंसक प्रतिरोध का एक मॉडल प्रस्तुत किया, विश्व स्तर पर ध्यान आकर्षित किया और उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी कि भारत में जो विऔपनिवेशीकरण हुआ, यानी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य से यहाँ पर मुक्ति पाई, स्वतंत्र हुए उनसे, तो उसमें कहीं ना कहीं अन्य उपनिवेशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। यहाँ पर अहिंसक, सबसे कम अहिंसक देखने को मिलता है, तो यहाँ पर यह है, और विश्व स्तर पर एक तरीके से ध्यान को आकर्षित करता है, किया है। आगे हम देखते हैं
अगला जो क्वेश्चन है, अफ्रीका के विऔपनिवेशीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध, या फिर राष्ट्रवाद, एक तरीके से राष्ट्रवादी नेताओं का उदय जो है ये। तो बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अफ्रीका के विऔपनिवेशीकरण का जो मुख्य कारण था, द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध और राष्ट्रवादी नेताओं का उदय, बिल्कुल ये सही होंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का विऔपनिवेशीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का विऔपनिवेशीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा? तो नव स्वतंत्र देशों को एक मंच पर प्रदान हुआ, शीत युद्ध के प्रभाव को कम किया, उपनिवेशवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई गई और उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर नए राष्ट्र हुए देशों को एक नए मंच प्रदान किए गए, शीत युद्ध के प्रभाव को कम किया और उपनिवेशवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई गई, इसलिए आगे देखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर सांस्कृतिक आदान प्रदान, आर्थिक लाभ, धार्मिक प्रचार प्रसार और मानवतावादी सहायता। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य, तो जो उपनिवेशवाद यहाँ पर जो ब्रिटेन वगैरह के लोग आए थे, उनका सबसे पहला मुख्य उद्देश्य जो था वो आर्थिक लाभ, ज्यादा से ज्यादा वो यहाँ से पैसों को, धन को यहाँ से ले जा सके, इनका आर्थिक उपयोग किया जा सके। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिवेशवाद का प्रमुख लक्षण नहीं है? उपनिवेशवाद का प्रमुख लक्षण नहीं है, राजनीतिक नियंत्रण, आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक समस्या या संसाधनों का दोहन। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा सांस्कृतिक सम्मान। सांस्कृतिक सम्मान से इनका उतना कोई दिक्कत नहीं था, एक तरीके से इनका मुख्य उद्देश्य नहीं था, प्रमुख लक्षण में से नहीं था। इनका राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना, आर्थिक शोषण और संसाधनों का दोहन करना, ये मुख्य रूप से इनके जो लक्षण थे ये थे। आगे देखते हैं, भारत में किस कंपनी ने उपनिवेशवाद की शुरुआत की? तो भारत में सबसे पहले, मतलब कि भारत में जो कंपनी, किस कंपनी ने उपनिवेशवाद की शुरुआत की और पूरे देश भर में स्थापित करी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं, उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ठीक है, तो इसमें बताइए, तो आर्थिक विकास हुआ, सांस्कृतिक विकास, समृद्धि हुई, या शोषण और असमानता और वैज्ञानिक प्रगति? तो इसमें क्या होगा? शोषण और असमानता जो थी, एक तरीके से इसका परिणाम पड़ा। तो उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप क्या प्रभाव पड़ा? शोषण और असमानता का। ठीक है, आगे देखते हैं, उपनिवेशवाद का मानव अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो मानवाधिकारों का सम्मान बढ़ा, ये तो बिल्कुल गलत है। मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, तो ये बिल्कुल सही है, मानवों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ, मानवाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये भी गलत है। मानवाधिकारों के अवधारणा को विकसित हुई, अवधारणा, ये भी गलत है। मुख्य, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। ठीक है, तो ये थे कुछ एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से हमने यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट डिस्कस किया है। तो इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे आप अपने एग्जाम में इजीली आंसर दे पाएंगे, अगर आपने इस यूनिट को कंप्लीट डिस्कस किया है, कंप्लीट देखा है अंत तक वीडियो को, तो निश्चित तौर पर जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, इससे आप उन प्रश्नों का इजीली आंसर दे पाएंगे। तो हम जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। और हम जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।